अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। जी शिफा, वैसे सुबह तो बड़ी खूबसूरत होती हैं लोगों बिल्कुल, की, बिल्कुल। लेकिन और उनकी तो बहुत ही खूबसूरत होती है जिनको किसी किस्म का कोई ज़िंदगी में मसला ना हो। हाँ, आप लोग जाहिर है ज़िंदगी में सुकून ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है गरीब उसके लिए नेसेसिटी भी जो है ना, वो भी मुसीबत और वबाल जान बन जाती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो जो एक अमीर और गरीब का जो फ़र्क है वो इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से और ये फ़र्क रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, जो अमीर है वो अमीरतर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीबतर होता जा रहा है। फिर मैं कहूँगा महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है, नहीं महंगाई बढ़ गई है मतलब। लेकिन आप देखें कभी किसी अमीर आदमी से आपने नहीं सुना होगा कि हम सोच रहे हैं बच्चे को स्कूल में डालें या ना डालें। उनके लिए ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बिल्कुल सही। बच्चा पैदा होगा, 4 साल की उम्र में उसके स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, पैदा होने से पहले नाम लिखवा दिया जाएगा उस स्कूल में, जो बड़े बड़े और क्या बड़े बड़े स्कूल डिमांड होती है। बिल्कुल, तो वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ मॉडल भी देख के वो बड़ा इंप्रेस होते हैं स्कूल वाले। तो ये सिलसिला कभी किसी गरीब आदमी अमीर आदमी ने तो सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल, गरीब आदमी हमेशा ये सोचता है कि एक बच्चा हो गया, इसको स्कूल में डालना है, दूसरा हो गया अब इसको भी स्कूल में डालना है, तीसरा हो गया अच्छा, और फिर उसके ज़ाहिर अखराजात हमारे बच्चे होते हैं तो फिर आप कहते हैं अब स्कूल में तो नहीं डाल सकता, काम पे लगाना है। और कुछ लोग बच्चे पैदा ही इसलिए करते हैं, वो कहते हैं काम कमाई वाले जो है हाथ ज्यादा हो जाएंगे। वो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है गरीब गुरबत जिस घर में हो, जिसमें खाना ना हो या आपको पता ना हो कि अगले वक्त का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके यही मसाइल होते हैं। वो ह्यूमन, मैं हमेशा यही बात करता हूँ, देखिए ह्यूमन रिसोर्स है, तो उसके लिए वो जो बच्चा पैदा होगा, चाहे वो उससे भीख भी मंगवा रहा हो, तो वो उसके लिए वो एक रिसोर्स है जो वो पैसे कलेक्ट करके लेकर आ रहा है। बिल्कुल, और हम अपने 5 साल के 4 साल के बच्चे को गेट तक भी नहीं जाने देते कि कोई उठा के ना ले जाए, और उनके सड़क पे पल रहे होते हैं सारा दिन सारी रात। आपको आज सुबह मुझे याद आ गया, इतना खूबसूरत मैंने शेर पढ़ा ना, जबरदस्त शेर पढ़ा। मुनव्वर राना साहब हैं, उनका शेर है ये। मुनव्वर राना भारतीय शायर है, बड़े जबरदस्त। हाँ, और उनका शेर है, और क्या खूबसूरत बात उन्होंने की है। बच्चों की फीस उनकी किताबें कलम दवात, बच्चों की फीस उनकी किताबें कलम दवात। मेरी गरीब आंखों में स्कूल चुप गया है, मेरी गरीब आंखों में स्कूल चुप गया। वाह 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 वाह। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के पास किताबें हों, फीस हो मेरे पास, कलम दवात हो उनके पास, लेकिन मुझे स्कूल चुभ रहा है। बिल्कुल, और ये चुभता रहता है बहुत सारे लोगों की आंखों में। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ पर तो वो तालीम का जो सिलसिला है गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या है, फ्री है वो, लेकिन हम सबको पता है तालीम का सिलसिला क्या है। तो फिर वो जो एक वॉइड होता है वो प्राइवेट स्कूल आकर फिल करने की कोशिश करते हैं, फिर वो बिज़नेस बन जाते हैं। वो बिज़नेस बन जाते हैं तो उनके अपने अलग मामला शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए तालीम कहीं मिल नहीं रही होती। ये किसी ने सोशल मीडिया पर हमें आइडिया दिया था, एक ट्वीट किया था किसी बंदे ने कि हुकूमत को चाहिए कि सेहत कार्ड के साथ एक तालीम कार्ड लॉन्च करें। तालीम कार्ड होगा वो जिसके पास भी उसको तालीम फ्री मिले उसके ऊपर, और किसी भी स्कूल से मिले। ये सिस्टम शुरू करना चाहिए हुकूमत को। तो ये खान साहब के लिए और खान साहब की टीम के लिए ये आइडिया है, और इस आइडिया पर अगर आप अमल करने की कोशिश करें, देखें ये अगले इलेक्शन का मैं आपको टिप दे रहा हूँ खान साहब। सोच लें आपने अभी अपनी जो है ना कैंपेन शुरू करनी है, जल्द से जल्द शुरू कर रहे हैं, तो आप ऐलान कर सकते हैं अगले 5 साल के लिए कि हमने हेल्थ कार्ड तो पूरे मुल्क में दे दिया, मतलब सिवाय सिंध के, ये भी अफसोस से कहता हूँ मैं, लेकिन चलो हमने हेल्थ कार्ड तो दे दिया, अब हम तालीम कार्ड लॉन्च करेंगे। पाकिस्तान के हर बच्चे को तालीम मिलेगी। अगर वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल नहीं है या आप चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा पढ़े, ये है तालीम कार्ड, बस हो जाए तालीम कार्ड। तालीम कार्ड आवे ही आवे, तालीम कार्ड आवे। आइडिया ले लो, फिर देख लो ऑपोजिशन वाले ले लेंगे तो फिर उनका आइडिया हो जाएगा ये। और मेरा आइडिया जो है ना वो मैंने बयान कर दिया है, किसी के लिए कोई भी ले ले, जो चाहे ले ले। मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा आइडिया तालीम है जहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल ठीक है जी, जबरदस्त। हाँ साहब देख लें आप, फिर मत कहिएगा कि फिर ना कहिएगा वाकई वैसे। चलो जी, तो ये हो गया। अच्छा, आपको मैं मौसम की तरफ जरा ले जाऊँ। सूरत हाल क्या है, कल कराची में अचानक बारिश हो गई, लोग परेशान फिर रहे थे कि भाई ये क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला, और बारिश हो गई अचानक, मौसम खुशगवार, थोड़ी बारिश हो भी गई और बारिश हो भी गई। ये भी होता है ना, लेकिन अच्छा शुक्र है कि उनको पता ना चला, वरना जब पता चलता है तो फिर ज्यादा ही पता चलता है। हाँ, वो सड़कों को भी पता लग जाता है ना। वो सड़कें भी परेशान थी, क्या हुआ, फिर उन्होंने भी कहा चलो कोई बारिश ये जो हो रही है क्या बारिश है। अच्छा जी, बात करते हैं हम मुख्तलिफ शहरों की। इस्लामाबाद से शुरू करते हैं। कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 18 डिग्रीज तक। लाहौर में कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 14, ज़्यादा से ज़्यादा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये 3 जो शहर जो मैंने अभी बताया, यहाँ पर क्लाउडी वेदर है। उसके बाद पेशावर और कोयटा, यहाँ पर सूरज आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा है। पेशावर में 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्रीज, और कोयटा में कम से कम -1 और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये है जी मौसम की सूरत हाल।
और मौसम की सूरत हाल के बाद अब हम आ जाते हैं स्टोरीज पर। और अच्छा, स्टोरीज में क्या है? स्टोरीज में देखें, सबसे पहले तो एक खबर जो चल रही है भारत के हवाले से, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि कर्नाटका में जो हिजाब पर जो शुरू होने वाला जो मुस्कान ने जो तबाही मचाई है ना वहाँ पे, बिल्कुल ये वो लड़की है जिसने दुनिया को बता दिया कि हिम्मत क्या होती है। अवैस बुरके में, हिजाब में, फुल कवर, बाइक पे आई है, हाँ, पढ़ने आई है, तालीम हासिल करने आई है, और नारा जो लगा रही है, मतलब मैं देख कर ना मैं ये हैरान हो गई और मुझे जरा हल्का सा खौफ आया कि अगर मैं उस सिचुएशन में होती और दरमियान में मैं खड़ी होती और नारा लगाती या ना लगाती, क्योंकि ये देखें अब इसके बिल्कुल सामने मॉब है, तो मार देगा, मॉब तो मार देगा इसमें। और आपको पता है इंडिया में कितने लोगों को मारा गया है, हाँ, और वो देखें पीछे पीछे इसके आ रहे हैं और ये खड़ी है, नारे लगा रही है, तो मुझे कम से कम खौफ आता। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे दिल में डर होता। हम भी होते हैं इस सिचुएशन में, मॉब के सामने हम डरते, लेकिन ये जो लड़की है ना, इसने बताया है कि हिम्मत क्या होती है। अच्छा, ये सलाम है इस लड़की को हमारी तरफ से। इसमें अकीदे का भी बड़ा अमल दखल है। अकीदा बिल्कुल वही है, फेथ ही है जो इंसान से सब कुछ करवाता है। बिल्कुल आप ऑल आउट जाते हैं, फिर ये डर खौफ नहीं रह जाता, फिर डर खौफ खत्म हो जाता है। हम जो सहाबा कराम के बारे में पढ़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनका फेथ ही था ना, तो यहाँ पर भी फेथ है, ईमान है, जिसकी ताकत है, उसके माँ बाप की तरबियत है, जिन्होंने उसको सिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जो अल्लाह जो है ना वो तुम्हारे साथ हमेशा होगा। अच्छा, और मजे की बात एम्पावरमेंट, बाइक से तो एम्पावरमेंट देखें आप। हमने तो एम्पावरमेंट को कपड़ों से कनेक्ट किया हुआ है ना, कपड़े कम होंगे तो एम्पावरमेंट होगी। शिफा कैसी बातें कर रही हैं आप, कपड़े अगर उतर रहे होंगे तो एम्पावरमेंट है। ये हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का नजरिया है कि जी बुर्के में तो सप्रेस्ड होते हैं लोग, और ये हिजाब निकाब में तो ये तो इनका तो कुन ज़हन हो जाते हैं ये लोग। उन लोगों के चेहरों पर एक तमाचा है जो ये वाली बातें करते हैं, और इस लड़की ने वहाँ से ये बैठकर ये हरकत की और सारी दुनिया में बता दिया कि ये जो मुसलमान और उसका ईमान क्या होता है। बिल्कुल, और वहाँ पे तो इस वक्त फनेटिसिज्म की एक वेव चल रही है। वहाँ पे ये सोच विचार करके किसी के खिलाफ एक्शन रिएक्शन वाला सिलसिला नहीं है, जहाँ नजर आए, पसंद नहीं आया मार दो। वहाँ पे तो ये है सिलसिला सारा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, वो इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक तो इस लड़की को सलाम है वाकई, मतलब इसने जो मैसेज देना था वो सारी दुनिया को दे दिया, और अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों के लिए भी आसानी करे, बाकी भी भारत में जो भी मुसलमान इस वक्त जिन पर जुल्म हो रहा है उनकी ज़िंदगियों में आसानी करे। जो सामने जो मॉब था उसके, अच्छा एक तरफ ये रिलीजियस अटायर में है ना, प्रॉब्लम क्या है इंडिया वालों को कि ये आपने रिलीजियस कपड़े क्यों पहने हुए हैं, रिलीजियस कपड़े क्यों पहने हुए हैं, हिजाब और नकाब ना करें। और वो जो सैफरॉन जो उन्होंने कलर के वो पटके डाले हुए वो भी तो रिलीजियस कपड़े हैं, तो आप वही काम कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि तुम ना करो। ये देखें क्या हरकत है। बिल्कुल, एक ये आयरनी, तो कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है उनका, बस वो तो बस पसंद नापसंद की बुनियाद पे है, बस सिलसिला चल रहा है ये। फिर दूसरी चीज़, इस लड़की का जो बयान आया इंडियन टेलीविजन पर कल जब इसका इंटरव्यू लिया गया, तो इसने बताया कि वहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल्स जो है वो सब इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। अच्छा, तो वो किस रिलीजन से थे ये हमें नहीं पता, लेकिन प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये एक उस्ताद की जिम्मेदारी जो वो पूरी कर रहे थे, वो चाहे किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो उनको भी हमारा सलाम है जी, सलूट है, बिल्कुल, चाहे वो टीचर स्टूडेंट हो, सिख हो, कोई भी हो, टीचर उस्ताद और तालिब इल्म का रिश्ता है जो मतलब औलाद और वालिदैन का रिश्ता होता है ना, ये तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, तो आपके उस्ताद जो होते हैं वो आपके वालिदैन ही की दूसरी हैसियत रखते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही दर्जे पर होते हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने भी जो किया है वो भी उनका अहम रोल था। और मजे की बात ये है कि नारा भी जो लगा रही है वो डायरेक्ट अल्लाह अकबर का लगा रही है, वही नारा है, वही मतलब है। और क्या नारा लगेगा? मैं वैसे कह रही हूँ कि मैं कुछ भी कह सकती थी, मैं स्कूल जाऊंगी या मैं पढ़ूंगी, मैं तालीम लूंगी, नहीं भाई, डायरेक्ट वो ले आई है अल्लाह मियाँ को और अल्लाह अकबर है और अल्लाह अकबर है। वही है ना जो कि प्रोटेक्ट करेगा। कि वो उसके जब इंटरव्यू मैंने सुना तो उसने ये कहा कि उन्होंने जय श्री राम नारा लगाया, अच्छा सही है, तो उसके जवाब में मैंने फिर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तो ये उस वक्त की सूरत हाल थी। बहरहाल रिलीजन सारे जो हैं वो काबिल एहतराम होते हैं और हैं, लेकिन जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है वो प्रॉब्लम है। और वही इमरान खान साहब ने जो है वो बात भी की कल भी, कि जो इस वक्त भारत जो है वो इस पूरे खित्ते के लिए बहुत बड़ा मसला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म फैला हुआ है। तो बहरहाल ये तो थी जी ये पहली ख़बर जिसमें हमने उसको सैल्यूट करना था, इस मुस्कान को, जिसने हिम्मत की एक आला मिसाल कायम कर दी।
अगली खबर बताइए। अगली बताइए, क्रिकेट की दुनिया से क्या है हमारे? अरे खवातीन की बात चल रही है। बिस्मा मारूफ जी, कौमी जो क्रिकेट टीम है खवातीन की, वो वर्ल्ड कप 2022 का ये वर्ल्ड कप है, 2022 का ये वर्ल्ड कप है, वो खेलने के लिए न्यूजीलैंड रवाना हो रही है। और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की जो कप्तान है बिस्मा मारूफ, वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क़यादत करेंगी। बिस्मा मारूफ ने रवानगी से कबल कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है और 4 मार्च से ये इवेंट शुरू होगा और पहला मैच इंडिया के खिलाफ ही है। तो बिस्मा जी ये वाला जीत जाए, बस खत्म करें ना, छोड़े हैं, बस क्या है, मतलब जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड कप जीते, पहला वाला जीत जाएगा। अच्छा, इंडिया की टीम भी बड़ी अच्छी है। हाँ, और बड़ी अच्छी जो है वो उनकी टीम है और बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। मिताली राज उसकी कैप्टन है। अच्छा। तो बड़ा अच्छा वो खेलती है टीम और बड़ी इनकी जो है वो आपस में दोस्तियां भी हैं दोनों टीमों की। पाकिस्तानी जो खवातीन क्रिकेट टीम की कप्तान है बिस्मा, वो वालिदा भी बनी है। 30 अगस्त 2021 को बेटी की पैदाइश हुई थी और 13 माह पहले उन्होंने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया था, लेकिन फिर जो पीसीबी की पॉलिसी के तहत उनको तनख्वाह भी दी जा रही थी, 12 माह की रुख्सत भी दी थी, कॉन्ट्रैक्ट में भी उनका तोसी हुई थी। तो उसके बाद वो वापस आई हैं। अब वो न्यूजीलैंड लेकर जा रही हैं टीम को और वालिदा भी उनके साथ जाएंगी ताकि वो बच्चे की देखभाल कर सकें। इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब जो है वो देखते हैं कि क्या होता है। हमें तो ये फायदा है ना, वैसे वालिदाओं को ले जा सकते हैं, हमारी खवातीन वालिदाओं के पास बच्चे छोड़ सकते हैं, हर जगह नैनी होती है। वो कहते हैं किस काम किया, पहले आपने हमें पाला, अब हमारे बच्चों को पाला। देखो, नैनी रखेंगे, पैसे देंगे, तो बजाय इसके कि नैनी वैनी हो तो वो वालिदा के हवाले करें आप और चल दे जी अपने काम की। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टीम जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द टूर्नामेंट। और हमारी दुआ ये है कि आप इसमें अच्छा परफॉर्म करें और हम जो है वो देखेंगे 4 मार्च से टूर्नामेंट। बिल्कुल। वैसे ये तो खबर थी बड़ी जबरदस्त। जी बिल्कुल। अब मैं आपको एक और बड़ी जबरदस्त खबर सुनाती हूँ। आपका दिल मचल जाएगा। क्या? मैं आपको बताती हूँ। बरतानिया की एक कंपनी है, उसने कोरोना वबा के दौरान जो मेहनत करने वाले लोग थे, दिल से काम करने वाले मुलाजमीन थे, उनका शुक्रिया अदा करने का फैसला किया। वो शुक्रिया अदा करने का फैसला उन्होंने इस तरह से किया कि एक बेहतरीन तरीका जो है वो इख्तियार किया है और रिक्रूटमेंट कंपनी ने अपने अमले के 55 से ज़ायद अरकान को छुट्टियां मनाने के लिए स्पेन के कैनरी आइलैंड की सैर के लिए ले जाने का फैसला किया। ओहो, पेड हॉलीडे कंपनी दे रही है उनको, स्पॉन्सर्ड हॉलीडे दे रही है उनको, लेके जाएगी। 4 दिन का ये कंपनी का टूर होगा। वहां पर तकरीबन 1 लाख पाउंड यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में बात करें तो 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के लगभग। हमने भी तो पूरे कोरोना में काम किया है, यहाँ पर स्टूडियो में खड़े होकर शोज किए हैं। हमें भी जो है वो डिमांड है, हमारी मुतालबे जो हमारा इदारा है उससे हमारा मुतालबा है कि हमें भी स्पेन भिजवाया जाए। बस ये मुतालबा हमने आज रेज कर दिया है। स्पेन जाएंगे नाजरीन, हम भी स्पेन जाएंगे क्योंकि हमने जो है वो कोरोना में बड़ा दिल लगा के वैसे काम किया वैसे। बिल्कुल, लेकिन हम और आपा से दरख्वास्त कर रहे हैं लाइव। आपा आप सुन रही हैं, देख रही हैं, तो बस ये देख लें, ये लेकर गई करें ना आपा, मतलब ये देखें थोड़ा प्लीज मुनासिब करने चले। 4 दिन ही 2 दिन लगा लें। हाँ 2 दिन कर ले, कुछ कर ले, चले। तो ये कंपनी का कहना था कि उनको तोहफा दिया हमने ये और उनको वो स्पेन भेज रहे हैं 4 दिन के लिए। तो जबरदस्त उनका हॉलीडे होगा जी। इस ख्वाहिश के साथ एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब पर शुरू होने वाला तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इंतहा पसंदों ने बाहिजाब तालिबात पर जिंदगी तंग कर दी है। हिजाब का मुकाबला अब ज़ाफ़रानी शॉलों से किया जा रहा है और ज़ाफ़रानी रंग की शॉल पहने इंतहा पसंदों की जानिब से एक तालिबा को हरासा करने की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। कॉलेज जाने वाली तालिबा को इंतहा पसंदों ने डराया धमकाया, लेकिन तालिबा ने भी डट कर और उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। बिल्कुल, ये लड़की जो थी उसका नाम था मुस्कान। इसने जब ये नारे लगाए तो उसके बाद ये पूरे जो नारे और उसकी वीडियोज़ हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल हैं और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस लड़की की बहादुरी की तारीफ़ हो रही है और पर्दे पर हरासानी की मजम्मत की जा रही है। अमन की जो नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई हैं, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट किया है और भारतीय हुकाम से कहा है कि वो मुसलमान ख़वातीन को गैर अहम बनाना बंद कर दें। कर्नाटका में गुज़श्ता तकरीबन 1.5 महीने से कई कॉलेजों में हिजाब पर तालिबात पर और तलबात और इंतज़ामिया के दरमियान इख्तलाफात जारी हैं और ये मामला अब हाई कोर्ट में है। हिजाब पर जारी इस तनाज़े के हवाले से हम बात करेंगे। साफ़ी और तज्ज़िकार राजा फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आई वुड लाइक अ क्विक कमेंट कि ये जो कल का जो वाक़या है जिसमें मुस्कान उन इंतहा पसंदों के सामने खड़ी होती है
उनके जय श्री राम के नारे के सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाती है, बग़ैर डरे, बग़ैर हिचकिचाए हुए, बग़ैर ये सोचे हुए कि वहाँ पर मॉब्स क्या क्या कर चुके हैं, किस किस तरीके से लोगों को मार चुके हैं, और वो भी चार्ज था बिल्कुल मॉब। और उसकी जो हिम्मत है उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, और हम अगर माजी करीब में देखें तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। एंड आई थिंक किसी ना किसी को ये इनिशिएट करना था। जो नारा जय श्री राम के नाम से, आपको पता है कि वहाँ पे लिंचिंग्स भी हुई हैं, मॉब्स ने मुसलमानों को मारा है, ना सिर्फ मुसलमानों के, क्रिश्चियंस को भी मारा है और सिखों को भी मारा है, सबको मारा है। तो अब वो वक्त आ गया है कि शायद किसी को इसके ख़िलाफ़ एक नारा लगाना था, एक रेबेलियस नारा लगाना था। तो मेरी नज़र में वो अब इनिशिएट हो गया है, और आने वाले वक्तों में हमें ये नज़र आएगा कि ये नारा अल्लाह अकबर वुड ऑब्वियसली would be taken as an against to जय श्री राम and all। बिल्कुल, हालांकि जाहिर है वही बात हम एक मरतबा फिर कर देंगे। देखें, मजहब का प्रॉब्लम नहीं होता कभी भी, तमाम मजाहिब जो है वो काबिल रिस्पेक्ट होती है, काबिल एहतराम होती है, और ये दीन की टीचिंग्स है हमारे लिए, वो प्रॉब्लम है। हाँ, ये दीन की टीचिंग्स है हमारे लिए, ये इस्लाम के अहकामात हैं कि किसी मजहब को की तज़हीक नहीं करनी, किसी के खुदा को भी बुरा मत कहो, क्योंकि वो पलट कर तुम्हें कहेंगे। लेकिन एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला जो है वो अल्लाह अकबर से ही हो सकता है। अच्छा सर, इसको हम क्या एज अ मूवमेंट ले सकते हैं? जिस तरह आपने कहा कि ये एक आगाज होगा शायद, क्योंकि मुझे याद आ रहा है शहीद बुरहान वानी, उसके बाद जो एक जिसको कहते हैं कि री इंट्रोड्यूस हुआ कश्मीर कॉज दुनिया पूरी में, तो क्या ये जो सेकुलर चेहरा था भारत का सो कॉल्ड, वो भी क्या उसका नकाब गिर जाएगा इस मुस्कान के इस नारे से? देखिए, टू मी आई थिंक ये जो नारा अभी लगा है, इसको आप स्लोगन ऑफ डिफायंस कह सकते हैं, जो कि इस मुस्कान की तरफ से लगाया गया। तो मेरे ख्याल में आज के भारत में ये उसी सेकुलर भारत को, वो उसी सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और ये उसी की तरफ से एक आवाज़ होगी उस हिंदुत्वा आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ जो कि काफ़ी अरसे से परसिस्ट कर रही है इंडिया में, जिसके तनाजुर में कि वहाँ पे बसने वाली जो अक़लियतें हैं वो काफ़ी अरसा से मुतासिर हो रही हैं उससे। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिफाइनिंग मोमेंट। अच्छा, अब ये जो बहुत सारी वहाँ पर सियासी जमातें हैं, उनके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने वो जो सैफरॉन शॉल्स हैं वो तकसीम की हैं वहाँ पर उस इलाके में, तो ये तो एक्सट्रीमिज़म बढ़ाने वाली बात हुई ताकि वो जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो लोगों में फैलें। ये सूरत हाल क्या है और ये कितनी बढ़ चुकी है वहाँ पर इस वक्त, क्या सूरत हाल? देखिए, मत भूलिए कि इस वक्त आजकल वहाँ पे चुनाव का मौसम है जी, इलेक्शन आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जब भी कोई इलेक्शन आते हैं तो वो रिलीजन को लेके, खुसूसन बीजेपी जो कि एक ऑफशूट समझी जाती है आरएसएस की, और आरएसएस की जो पॉलिटिकल विंग है उसको बीजेपी कहा जाता है। तो बीजेपी जब भी इलेक्शन में जाती है तो उसको और कुछ नज़र नहीं आता, उसको सिर्फ और सिर्फ यही नज़र आता। पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि कोविड के तनाजुर में वैसे ही लोग वहाँ पे मर के और रोड्स पे पड़े थे, उसके ऊपर ऑब्वियसली दूसरी पार्टीज़ जो हैं वो अच्छी सियासत कर रही थी हुकूक मांगने के लिए। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, उस वक्त भी इन्होंने रिलीजियस इश्यूज़ को इग्नाइट किया। अब भी अगर देखें तो उनकी इकोनॉमी जिस हद तक चली गई, इन्फ्लेशन वहाँ पे भारत में एक काफ़ी ऊंची हो गई। तो उस तनाजुर में आज भी अगर देखें तो वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले महीने की बात है, मथुरा एक जगह जहाँ पे के इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे आपको पता होगा कि एक मस्जिद का और एक वो कृष्णा जन्मभूमि का एक तनाज़ा चल रहा है। वो मस्जिद वो है जो कि बनवाई गई थी, जहांगीर ने बनवाई थी गालिबन। और मेरी नज़र में, पहले मैं एक बात करना ज़रूरी समझ, मेरी नज़र में जो मुग़ल एम्परर्स थे दे वर मोर सेकुलर देन टुडेज इंडिया। उसकी वजह ये है कि वो जहाँ पे भी मंदिर बना हुआ था उसके साथ एक मस्जिद बना देते थे। एक कह लीजिए कि वो सेकुलरिज्म की वो वहाँ पे उन्होंने बुनियाद डाली थी, जिसमें कि वो दोनों को इकट्ठे 800 साल रूल किया है वहाँ पर, कभी भी इस तरह के मामला नहीं हुए। अच्छा, कभी उन्होंने कोई मंदिर तोड़ के या मंदिर को गिरा के कोई मस्जिद नहीं कायम की, पावर दिखाने के लिए। अभी बाबरी मस्जिद का देख लें, उसको भी इन्होंने तोड़ा। अब जो मथुरा में वो करना चाह रहे हैं वो बेसिकली वो जो ईदगाह शाही मॉस्क है उसको वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, और वहाँ पे वो बनाना चाह रहे हैं कृष्णा जन्मभूमि बनाना चाह रहे हैं। वो ये सारा क्यों करना चाह रहे हैं? ये इसीलिए करना चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे भी उनको इस्लाम नज़र आता है, मुस्लिम नज़र आते हैं, या कोई ऐसी बिल्डिंग नज़र आती है, वो उसका नामो निशान मिटाना चाहते हैं। अभी हमारे मुल्क में देख लीजिए, काफ़ी सारे नाम, रोड्स के नाम, बिल्डिंग्स के नाम अभी भी हिंदूज के नाम पे हैं, जो कि हमने अभी भी रखे हुए हैं, सिखों के नाम पे अभी भी रखे हुए हैं।
शहरों के नाम, कराची में आप चले जाएं, बंस रोड की तरफ चले जाएं, वहाँ पर जो बैल्कनीज हैं वहाँ पर गांधी का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि वो उस जमाने में वो उन्होंने लगाया हुआ है वहाँ पे हमारे पास हॉस्पिटल है, लाइक वो गंगाराम हॉस्पिटल, वहाँ पे हॉस्पिटल्स के नाम, रोड्स के नाम, बागात के नाम तब्दील किए जा रहे हैं, सब तब्दील किए जा रहे हैं। जिन्ना साहब की तस्वीरें, वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी जहाँ से हटाने की बात हो रही थी? जी, दिस इज कॉल्ड सेफ्रनाइजेशन। बड़े पैमाने पे सेफ्रनाइजेशन हो रही है इंडिया में, ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ इदारों में हो रही है, और जो सबसे डिजास्टरस मेरे लिए चीज़ है वो ये है कि पिछले दिनों, बिकॉज आई कीप अ कीन आई ऑन इंडियन आर्मी इज वेल, अभी वहाँ पे जो प्रमोशंस हो रही हैं उनमें वुड यू बिलीव कि अमूमन हमें सिख जनरल्स नज़र आते थे, अब मई के बाद वो जनरल नज़र नहीं आएंगे। अच्छा। जो इनकी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें कोई भी एक सिख जनरल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अभी अगर देखा जाए तो जनरल नरवाने, व्हेन ही गेट्स रिटायर्ड इन मई, उनके नीचे जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं अभी, मनोज पांडे, बाय द वे आई वांटेड टू मेंशन अबाउट मनोज पांडे एज वेल। मनोज पांडे हेल्स फ्रॉम नागपुर, एंड नागपुर इज द बर्थ प्लेस ऑफ आरएसएस। ठीक है, तो मेरी नजर में अब न्यू दिल्ली कैपिटल नहीं रहा, अब नागपुर कैपिटल हो गया है, और जो कुछ भी होगा वो नागपुर से होगा। और जो ये जनरल हैं, अब इनके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये इंजीनियर्स कोर्स हैं। पहली बात तो ये है कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि ही डिड नॉट इवन डिजर्व टू बी अ कोर कमांडर, लेकिन इनको कोर दे दी गई, इनको कोर दे दी गई, ईस्टर्न कमांड दे दी गई। उसके बाद इनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली इनके ऊपर जो दो जनरल थे, जनरल मोहांती और जनरल जोशी, दोनों को रिटायर कर दिया गया। और ये लास्ट मंथ के एंड पे हुआ, इनको रिटायर कर दिया और इनको वेल प्लेस कर दिया गया चीफ बनने के लिए। और इनके भी नीचे जो जनरल्स हैं, दे हैव द सेम थिंग, उनकी एसोसिएशन जो है वो आरएसएस के साथ है या फिर बीजेपी। इनमें से जो अपने आप को थोड़ा सा मॉडरेट शो करना चाहता है वो बीजेपी की तरफ चला जाता है, और जो ऑब्वियसली सैफरन पहनना चाहता है और हर तरफ जाना चाहता है पॉलिटिकली, वो आरएसएस में चला जाता है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और निचले लेवल पे भी, जैसे जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, सीईओज के लेवल पे जितनी भी प्रमोशंस हो रही हैं, उनमें भी एक चीज का वो लिहाज रख रहे हैं कि कौन आरएसएस के साथ कितना अटैच्ड है। अच्छा। मेरे लिए ये अलार्मिंग है, बिकॉज ये ऐसे ही है जैसे कि नाज़ीज़ के दौर में ऐसे ही एसएस ब्रिगेड्स बनी, फिर उसमें से सबको ऊपर लाके फिर जनरल्स जितने भी हैं वो वही एसएस ब्रिगेड के बनाए गए, और वो सारे जनरल बनाए गए जो कि नाज़ीज़ थे। तो ये वही आइडियोलॉजी, वो बार बार इमरान खान साहब यही कहते हैं ना कि वो हिटलर जो था उसकी ही तमाम आइडियोलॉजीज़ को और तमाम तरीक़ाकार को फॉलो किया जा रहा है मोदी की तरफ से, और ये हमें इस पूरे फोर्सेस के अंदर भी नज़र आ रहा है। और अब जो ये सिलसिला जाएगा आगे, जब जिस तरीके से ये बनेगा, तो वो पूरी आर्मी जो है, जिसके अंदर वैसे ही अक्सर हम सुनते हैं कि मुख्तलिफ खबरें आ रही होती हैं, कभी वो कहते हैं कि हमें खाना नहीं मिल रहा, कभी वो कहते हैं कि जी आर्मी के ऑफिसर्स जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं, तो ये सारे मामला जो हैं ये फिर बढ़ेंगे, और ये भी बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि जितने भी बारबैरिज्म इन्होंने कश्मीर में मचाया हुआ है, नंबर वन, द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन ऑफ द वर्ल्ड, 10:1 रेशो, और वहाँ पे इन्होंने जितनी भी आर्मी वहाँ पे लगाई हुई है, वहाँ पे एक तो इस तरह के मामलात हमें देखने को मिलते हैं कि राशन खा जाते हैं सीओज, और दूसरी हमें पता है इस चीज़ का कि वहाँ पे जो वॉर क्राइम्स कमिट हो रहे हैं, आप वहाँ पे जाके देखिए, जैसे कि वो जीप के सामने ह्यूमन शील्ड बनाई उन्होंने, और गोगोई, मेजर गोगोई जो था उसको लेट गो कर दे दिया गया, और साथ में ये कि आगे प्रमोशंस भी मिल गई। अभी आपको पता होगा कि एक बैरिस्टर खाकान है जो कि जिन्होंने के वहाँ पे ब्रिटेन में इनके खिलाफ, नरवाने के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ एक केस किया हुआ है, जिसमें कि वो ये चाहते हैं कि इनको ट्राई किया जाए वॉर क्राइम्स में, और इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि ये कभी भी ब्रिटेन में नहीं आ सकते। बिल्कुल ठीक है। बुनियादी तौर पर बात यही हो रही है कि इंडिया जो है वो अपनी ही तबाही की तरफ जा रहा है, और ये तबाही है सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमिज्म की वजह से। और इस मौके पर कायदे आज़म को याद करना बड़ा ज़रूरी है, जिन्होंने कहा था कि वो मुसलमान जो वहाँ पर रहे हैं और रह गए हैं, वो अपनी वफादारी साबित करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कभी भी उनकी वफादारी हिंदुस्तान की तरफ मानी नहीं जाएगी। ये बात प्रैक्टिकली आज हमने देख ली है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तानी सियासत में भौचाल, बड़ी खबर आपको मिल गई होगी कि फैसल वाडा, सेनेटर फैसल वाडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, उनको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है। 2 साल तक ये समाअत जारी रही और इसके बाद अब ये खबर आ गई है कि नाअहल करार दे दिया गया है फैसल वावडा को। अब इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? और एक सवाल इन पर भी उठेगा कि अब क्या ये हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेंगे या नहीं। ये एक बहुत बड़ी खबर आई है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि राब्ते तेज़ हो रहे हैं और फासले कम हो रहे हैं और अपोजिशन जमातें एक दूसरे से रवाबित बढ़ाने में सरगर्म हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की लाहौर में मुलाकात के बाद मुलाकातों और राब्तों का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये जो आज बड़ी विकेट गिरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसी पर आपका कमेंट लेना चाहेंगे सर कि इस केस को आप किस तरह से देख रहे थे, ज़ाहिर फॉलो कर रहे थे, और अब ये जो हुआ है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा धचका है या कोप अप कर जाएंगे इससे? पहली गुजारिश तो यह है कि कोई बड़ी विकेट नहीं थी। फैसल वाडा एक लाओबाली से शख्सियत हैं। उनका वजारत के अंदर रोल भी और उनका पार्लिमान में रोल भी जो रहा, फेडरल वजारत तो उनको दी गई और खान साहब के साथ अपने ताल्लुक की बुनियाद पे दी गई, लेकिन उनका सारा जो सियासी कैरियर है वो जिस तरह का गैर संजीदा माहौल में रहने वाले हैं उसी से इबारत है। आज वो कहते हैं ना, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खुमीर था। वो अल्टीमेटली वो फैसला आ गया जिसके मुस्तहिक थे। लेकिन गुजारिश ये है कि ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है। फैसल वाडा साहब MNA बने जी, उनकी अहलियत चैलेंज हुई और उस अहलियत को कितने साल गुजर गए, वो वजीर बन गए, वो मुसलसल वजीर रहे, वो फैसले करते रहे। ऐन वक्त पे इस बहुत बासूल, बहुत मेरिट वाली हुकूमत ने, खान साहब जो बहुत आला मेयारात के हामिल हैं, उन्होंने ये जानते हुए कि ये डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, उनको MNA शिप से इस्तीफा दिलवा दिया और सेनेटर बना दिया और फिर वजीर बना दिया। अब गुजारिश ये है कि एक ऐसी शख्सियत, हमारे निज़ाम को भी ये सोचने की ज़रूरत है, हमारे इदारों को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि फैसल वाडा साहब नाअहल थे और एक नाअहल शख्स पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों यानी वजारतों पे बैठे फैसला करता रहा। आज हम क्या कहेंगे कि वो नाअहल शख्स जो क्वालिफाई नहीं करता था, जिसको ताहयात नाअहल करार दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, अगर वो अदालतों में भी गए तो अल्टीमेटली यही फेट होगी। लेकिन वो पाकिस्तान के अहम फैसलों में शामिल रहे, वो फैसले करते रहे, वो बतौर वजीर काम कर। इसी तरह आजकल एक और केस भी चल रहा है। चेयरमैन सेनेट के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर डाका मारा गया, सीधा सरेआम दिन दहाड़े सारी दुनिया के सामने। केस अदालत में है। मुझे नहीं समझ आती कि वो केस क्यों, अदालत बेहतर जानती है, लेकिन मेरी दानिश्त में ऐसे फैसले अगर अदालतें टेकअप करती हैं तो फिर अदालतों को चाहिए कि इनको डे टू डे हियरिंग में करके क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में, दिनों में, हफ्तों में भी नहीं, करें। वो तो रिक्वेस्ट इमरान खान साहब की भी है। उन्होंने भी अपनी आखिरी स्पीच में कहा कि मैं अदालतों से भी दरखास्त करता हूं कि डे टू डे हियरिंग की बुनियाद पर इन केसेस को सुने और इनको खारिज करें। लेकिन सर वो कहते हैं कि जिन लोग वो भी नाअहल है, नवाज शरीफ साहब भी नाअहल है ताहयात, और मरियम साहिबा भी कॉन्विक्ट है, तो आप लोग भी तो उनके साथ बैठ गए। और फिर वो इसहाक डार साहब की रुकनियत जो है वो बहाल कर दी जाती है। इसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसहाक डार साहब की रुकनियत बहाल कर दी जाती है, इनको नाअहल करार दिया जाता है। तो ये वो हम कहें क्या ये खुला तजाद नहीं? इसहाक डार साहब की रुकनियत, वो क्वालिफाइड थे। इसहाक डार साहब की रुकनियत बहाल इसलिए की गई कि वो सिर्फ ओथ नहीं लिया, उनके ऊपर और एतराज नहीं है, वो किसी अदालत के कन्विक्टेड नहीं है। जहां तक मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज का ताल्लुक है, वो अदालत से कन्विक्टेड हैं, लेकिन वो किसी हाउस के मेंबर नहीं है, वो सरकार के फैसले कर रहे। मैं ऑफिशियल फैसलों का जिक्र कर रहा हूँ। सियासी जमात के अंदर बैठे हुए करना और सूरत होती है, लेकिन अदालतों को चाहिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, ये जो लीगल इश्यूज हैं, इनके लिए या तो एक्सपेडाइट करके स्पेशल बेंच बना के फैसले किए जाए, या फिर ये करना चाहिए कि हमें एक आईनी अदालत और बना देनी चाहिए जो सिर्फ उन कामों के लिए हो जो इस तरह के हो, ताकि ये क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में, अदालतों के ऊपर अपने काम बहुत है, बहुत सारा बर्डन है, तो ये ताकि एक्सपेडाइट होकर फैसले हो जाए। ये नहीं होना चाहिए
कि एक शख्स अब चेयरमैन सेनेट बैठा है, कल अगर वो उनका इलेक्शन नल एंड वाइट करार दे दिया गया तो क्या क्या हमारे पूरे निजाम के ऊपर दबाव होगा कि हमने एक शख्स को जो क्वालिफाई नहीं करता था, इतने महीने इतने साल वो ओहदों पे बैठा हुआ और वो पाकिस्तान का नायब सदर भी रहा, वो सेनेट का चेयरमैन भी रहा, वो सब कुछ करता रहा। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। निज़ाम बिल्कुल सही। सर एक छोटा सा हमें न्यूज़ ब्रेक लेना है, आपको हम थोड़ी देर के लिए रोकेंगे और न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आके आपसे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे मैं एक मरतबा फिर खुशामदीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, अब ये जो रवाबित बढ़ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के, और फिर उसके बाद बाकी इत्तेहादियों से जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनसे भी रवाबित बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये मामला कहाँ जा रहा है? क्योंकि देखें नंबर्स तो पूरे हैं नहीं, तो इन चीज़ों का क्या रिजल्ट निकलने की उम्मीद है आपको? ये नंबर पूरे करने के लिए काविशें हैं। इस वक्त सिर्फ अपोजिशन की जमातें नहीं बल्कि हुकूमती इत्तेहादी भरपूर तरीके से गवर्नमेंट के तमाम अक़दामात के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। वो महंगाई को, वो बैड गवर्नेंस को, वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के फेलियर को और बहुत सारे अमाल को वो डिसओन कर रहे हैं और वो बार बार वार्न कर रहे हैं हुकूमत को कि इसके ऊपर उनको एतमाद में नहीं लिया जाता, उनके गिले शिकवे मौजूद हैं। तो यही बात हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम का भी अब बर्दाश्त का जो पारा है वो ख़त्म हो गया, वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा हुआ है। हमें भी अब लोग निकलते हैं जाते हैं गमी खुशी में, तो लोग हमसे हर वक्त बाजार में यही सवाल करते हैं कि कब जान छुड़ाओगे इनसे, कब ये आपका अपोजिशन जो है इकट्ठी बैठेगी, कब आप साथ लोगों को मिलाएंगे। और हमने इसीलिए हतमी फैसला करके आगे बढ़ने का फैसला किया है और लॉन्ग मार्च हम कर रहे हैं। लेकिन बाकी बातें भी दो जो लीडिंग पार्टीज हैं, मतलब पीपल्स पार्टी और PMLN, इन दोनों के दरमियान जब मुकम्मल तौर पर इख्तलाफात दूर नहीं होंगे उस वक्त तक इत्तेहादी भी शायद आप लोगों के साथ ना आए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं इत्तेहादी भी कि अभी तो खाना पक रहा है, अभी खिचड़ी पक रही है। तो वो जब तक आप दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे के जो एतराज़ात हैं एक दूसरे पर वो दूर नहीं करेंगे, उस वक्त तक तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए, सियासत में ना एग्री टू डिसएग्री के फार्मूले के साथ चला जाता है। ये नहीं होता कि आप एक दूसरे से मुकम्मल इत्तेफाक कर लेते हैं, इसलिए कि हम मुख्तलिफ जमातें हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, आइंदा भी लड़ने हैं, हमारे अपने अपने मंशूर हैं। हम इस वक्त की हुकूमत के गलत रवैयों की बदौलत और जिस तरीके से इनको लाया गया है उस तरीक़ेकार की बदौलत और पाकिस्तान के अवाम को इनके फैसलों का जो शदीद नुकसान पहुंचा है और रियासत पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हुए हैं उनकी बदौलत हम इस मामले में इकट्ठे हैं कि ये हुकूमत जाए और लोगों के पास एक फ्रेश मैंडेट के लिए जाया जाए, लोग एक नए इंतखाब में किसी नई जमात को या जमातों को मैंडेट दें, फिर फ्री इलेक्शन से। यही एक वाहिद तरीका है। अपोजिशन की जमातें कोई दूसरे में मर्ज तो नहीं हो गई ना। हाँ, इसके ऊपर हम इत्तेफाक करते हैं। हमारे दरमियान ये बात दुरुस्त है कि हमारे दरमियान बहुत सारे इश्यूज पे इत्तेफाक होना चाहिए। हम अगर PDM से अलग भी हो गए तो इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में अपोजिशन लीडर के तौर पे नेशनल असेंबली में और गिलानी साहब की क़यादत में अपोजिशन लीडर के तौर पे सेनेट के अंदर, वहां तो अपोजिशन सारी इकट्ठी है, सारी जमातें उनके साथ हैं कि फैसलों के ऊपर अमल करती। ठीक है, तो 23 मार्च को लेकिन शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आप लोग इस्लामाबाद आते नजर नहीं आ रहे उनको, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। देखिए, अब बात यह है कि हुकूमत ऐसे ही कहा करती है। वो मरहूम ज़फरुल्लाह जमाली साहब थे ना वजीर आजम, तो उनको निकालने का फैसला कर दिया गया। हम भी मेंबरान थे, हमें सब पता था। तो जब उनसे पूछा करते थे हमको, सुना जी आपका फैसला हो गया, कहते नहीं मैं बिल्कुल तगड़ा, मुझे कोई खतरा नहीं है। तो हुकूमत में बैठे हुए लोगों को यूं ही लगता है, वो कहते हैं सामान के अंदर को हर तरफ हरा ही हरा नजर आता है। शेख साहब और ये ना कहें तो और क्या कहें, या हुकूमत के बाकी वज़रा ये ना कहें तो क्या ये कहें कि हमारे हाल बड़े खराब है, हम बस जाने वाले हैं, ये तो नहीं कहेंगे ना। बिल्कुल, लेकिन जाने वाले लगते नहीं है ना सर, मुबस्सिरीन को भी वो लोग जाने वाले लगते नहीं है। वो सेनेट में देखें, ऐवान में देखें, जैसे काफ लीग के भी जो कामिल आगा साहब हैं उन्होंने भी यही कहा कि हम तो हुकूमत के साथ उस वक्त तक मौजूद हैं जब तक रियासत हुकूमत के साथ है, तो वो तो अभी भी मौजूद हैं। और MKM ने भी गालिबन यही कहा है, तो इत्तेहादी तो नहीं टूट रहे। देखिए, पहली गुजारिश ये है कि इत्तेहादी क्या ऐलान कर देंगे सामने,
आज ही ऐलान कर देंगे। उसको जब मौका आएगा फिर आपको पता चलेगा कि हमारी कोशिशें और काविशें कहाँ पहुंची हैं। और अपने फैसले जो होते हैं हतमी तौर पे, उसका ऐलान कबल अज वक्त तो नहीं किया जाता ना, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। सारे पत्ते नहीं दिखाने आप लोगों ने। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाजरीन। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और बता रहे थे कि सारे पत्ते वक्त आने पे दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाने, कबल अज वक्त है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। कहा जाता है कि इंडोनेशिया मसाजिद की सही तादाद जो है उसका इल्म सिर्फ खुदा को है कि इंडोनेशिया में कितनी मसाजिद हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया में लाखों मसाजिद हैं जिनकी सही तादाद अभी तक किसी को मालूम नहीं है। 25 करोड़ से ज़ायद की आबादी का ये मुल्क है और इसमें 90% मुसलमान जो हैं वो रहते हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क होने के बावजूद इंडोनेशिया मशरक़ी एशिया के खित्ते की सबसे बड़ी मईशत है और दुनिया की बड़ी मईशतों की तंजीम G20 का रुकन भी है। इंडोनेशिया में 82,000 के करीब इस्लामी मदारिस हैं। 1970 में होने वाले एक मुआहदे के तहत मदारिस में 70% असरी उलूम और 30% इस्लामी उलूम पढ़ाए जाते हैं। यही वजह है कि वहाँ के मदारिस से फ़ारिग़ तहसील तलबा को दीगर जामियात के तलबा के बराबर मुलाजमत और आला तालीम के मौक़े भी मिलते हैं। और इंडोनेशिया ने अपने मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी को बड़ी कामयाबी से शिकस्त दी है। इस हवाले से इंडोनेशिया के तजुर्बात से सीखने की ज़रूरत है और आज हम इंडोनेशिया के हवाले से बात करेंगे। इंडोनेशिया के इस्लामाबाद में जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में जो तैनात हैं, आदम टुगियो साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। Thank you very much. Good morning and welcome to Pakistan also. Thank you so When much. did you arrive? 13 months ago, it's like a years ago. I arrived December. I start my, resumes my position here in Islamabad. Okay. So let's start with Pakistan-Indonesia relations. These relationships, like it goes back to the creation of the countries. So can you tell us about these relationships? Yeah, I think both two countries enjoy cordial relations, and I think the founding fathers of the two countries laid very solid foundations, and the two leaders have visions in strengthening the bilateral relations, and we are focusing on three aspects. On the trade, certainly is very important to increase trade. Secondly, on the educations, because education is also very important, Yes. and bridging a bridge between the cultures, and the cultures through tourism's promotion. So that's three areas whereby I'm focusing my energies in trying to Really? So bilateral what are you doing with Pakistan in terms of education? When it comes to education, how are you supporting Pakistan? Yeah, thanks for raising these very interesting questions. The Indonesian governments provide scholarships to Pakistan, to developing countries, actually to 42. And last year, good news that the majority went to Pakistani students. Wow. 12%. And in addition to that, many private universities in Indonesia also offer scholarships. And I think there is a lot of interest. In the last 5 years, we see that many students, they apply scholarship for Indonesia because they look at, I guess, 10 universities of Indonesia is already the best, is already in the best 500 QR world ranking. Wow. So with that, then a lot of enthusiasm from Pakistani students to study in Indonesia. And I guess complementing to the scholarship provided by the governments of Indonesia, many private institutions in Indonesia also offer scholarship. Right. And based on my conversations with them, they are very pleased because most of the students who from Pakistan who studied in Indonesia, they are excellent in. They're good students. They are good students Okay. and excellent. Hardworking students. And also raising the names of the universities because of their achievements in the academics. Okay. Right. Now, I want to basically focus on two things. I want to learn two things from Indonesia. One is population management. Now, it's got a big population, a huge population, but whenever we talk about population, there is always it's a conflict, it's a debate that if you have more population, then there is a scarcity of resources. Yep. How do you manage that? Well, I think the government's working together with different stakeholders. The education is also very important, plays very important roles. Ulamas also, because Indonesia is the biggest Muslim majority countries. Ulamas also plays very important roles in educating the people how to
make a family planning, Yes. because I think this is very important. Very important. When you look at the growth of the Indonesian population, you will see, the growth is, stable in terms of the governments are controlling the growth of populations. But I think it needs more than the governments to once again to educate the importance of having a family planning, because with that, then we would be able to to build nations, because in the end it is responsibility of all, of everyone, everyone in bringing the prosperities of the nation. So this is what we need to learn. What was your second question? The second question is about religious extremism, because if you have a majority Muslim population and there is a large number of mosques in the country, madrasas, how to tackle this religious extremism, and if we can start with what is being taught in madrasas and how does the system work? Well, it's very interesting questions. I think when we are talking about extremisms, radicalisms, I think Indonesia is not alone. Many countries are experiencing the same problem. That's why we need to work together, sharing best practices in how we cope with these challenges. Today is more important because with the borderless world, people can get easy to get many informations through internet. So we need to work together in trying to sorting out what kind of the contents that need to be shared. Yes. And I think the madrasah plays very important roles in Indonesia and in moderating the Muslims in Indonesia. I think two very important elements which I think is very important in trying to promote moderation in Islam. First, by changing the curriculums. Madrasah, we know in Indonesia also we have different types of madrasah. For a more traditional madrasah who are focusing on regarding the Islamic values and producing the ulama and safeguarding the Islamic values. And the second, probably like the majority of madrasah, whereby the governments are integrating madrasah into national education system. Okay, so it's a combination of both type of education. And in this madrasah, the government not only helping financing the madrasahs also, but also integrating the curriculums into to be consistent with the national curriculum. And very important because with this curriculum, the madrasah, the alumni of madrasah, they can continue their studies to different faculties. So not only on the study of a Quran. So they're in the mainstream of society. They are the mainstream of the societies, but they also can take, for instance, if they want to become an engineer, they can go to that. They can go to that faculties. They want to become a doctor, they can go to the medical faculties. Right. I myself, I spent 2 years in my early youth, studying in madrasah. Wow. Oh, I was just about to ask you that if you've been to madrasah yourself. And then I changed, to regular schools, on the 3rd grade. So that's a combination that we have. The combinations. And the third very important elements, because we also have what we call it like Islamic schools. Okay. Well, that is different than madrasah. That's different than madrasah, but that teach, Islam through the actual, curriculum. Okay. For instance, if people, the teachers explains about biology, they try to relate with, the Islamic, Islamic knowledge about the biology. If the teachers, taught physics, for instance, they try also to relate how the physics is related love to of Islamic. physics relate to Islam. Wow. Right. But I think this is also consistent with Allama Iqbal, because Allama Iqbal is very popular in Indonesia. And I remember one of the message from Allama Iqbal is we need to embrace technology, science and technology. Yes, absolutely. He was very forward-looking, very progressive, very forward-looking. And when he made reflections about East and West, he said that the advancements of the West, not because of the music, not because of the dance, not also because religion, but because of the art and science technology. So this is something that probably we are trying to. That is interesting. That is interesting. Right. So let's take a very short break, and then when we come back, we can talk about tourism also. Bali. Let's talk about Bali and then After other parts of Indonesia after this short break.
Welcome back to the program, viewers. We have Indonesian ambassador to Pakistan with us, Mr. Adam Tugio. His Excellency, we were talking about the religious schools and the model of Indonesia that Indonesia is following, and we can learn a lot from it. I would want to know, and I would want our people also to know about the Women Ulama Council that Indonesia has. What is its role and how was it formulated? Well, I think women's plays very important roles also in building the nations, and I think with since we also have madrasah for women, certainly there's a lot of ulamas, women's ulamas. So we then establish the councils for women's ulama. So with that, then they can contribute also in the national building, and I think working together with the governments on the educations, on the health issue, that would help governments in trying once again the promotions of family planning, for instance, because in the end, we need more and more women, to educate, the whole populations with the importance of family planning. Yes. So that's part of the roles that we expect from the ulama roles, and I think women empowerment is very dear, not only for Indonesia but for the OIC member countries. Yes. If you look at the OIC, there's a lot of resolution in the OIC once again emphasizing the empowerment of women. As Islam is all about women empowerment. Precisely. Exactly. Precisely. That's one of the ideas. So men did not challenge this council of women. Were they okay? Were they okay about it? Yeah. Well, yeah, they work together. Even now, I forgot to mention two important elements. Also, the roles of civil societies. We have two biggest Islamic civil society, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. Both are very supportive to Indonesia. Both also, we have like 44,000 madrasah around Indonesia. 35% of Indonesian students goes to madrasah. Yes. Now, they are very important because they own many thousands of madrasah, and they are also working together with the government in promoting moderations of Islam, in promoting of the middle path of Islam. Yes. That with that, now in one of the biggest Islamic organizations, Nahdlatul Ulama, they appoint 7 women on the board. The board advisor. This is the first time. Wow. This is the first time that 7 women. They sit together. They sit on pars with men, ulama, in providing advice. This is exactly the model of Islam. This is the model of Islam, where women and men work side by side, and then the society progresses. Finally, we can come to Bali. Talk about Indonesia and its tourism. What do you have to offer other than Bali? Because we know about Bali, but there are, I'm sure, other places also that people are unaware of. Thank you for raising this issue. I keep telling to my brother and sister, Pakistani brothers and sisters, then you don't need to worry when you want to travel Indonesia, because in Indonesia you can easily find nasi biryani, you can easily find palau, chicken tikka, or even pakora. You can easily find in Indonesia, because in Indonesia you have thousands of those Pakistani cuisines, so easily available. So. Right. Now, since Bali is also already open for international visitors, I invite you also through you to Pakistani, friends to visit Indonesia. Yes. But don't forget, Indonesia is not only Bali. There is many places in Indonesia that worth visiting, like Lombok. Like an hour from Bali, you can find, what we call it the big dragon, what we call it Komodo. This is, the Komodo is a very old reptiles, and huge, very huge. But if you look at the textures, like ancient, animal. Komodo dragons. Yeah, Komodo dragons. And in those particular area in Lombok, this year we are going to organize GP, Grand Prix motor. Really? Oh wow! In those, so in Mandalika. So that's one of that area. In other areas in the Sumatra Islands, we also have, Sumatra, Lake Toba, Lake Toba. So there's many places, but what we are trying to offer to international visitors, travelers to Indonesia. If you visit Indonesia, you see the unique and diverse of, the cultures. Because if people only wants to find, sand and beaches,
beach, for instance, it is easily. Right. There's many places close by, even close by Pakistan. Yes. But the unique of cultures, the unique of art, you can only find in Indonesia. In Indonesia. So I can, once again extend the invitations to you to come to Indonesia. Inshallah. We would love to. We would love to. Thanks a lot, sir. It was an honor to have you in the studio. And लोगों को हमने ये बताया कि भाई इंडोनेशिया में क्या क्या चीज़ें हैं, सिर्फ बाली को ना देखें, उसके अलावा बहुत कुछ है। यूनिकनेस ऑफ कल्चर्स जो है वो आपको मिलेगी, और पकोड़े, बिरयानी, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।